जब वक्त आपके फेवर का चल रहा हो, परिस्थितियां आपके फेवर की हों, तो ये आपके लिए लाजमी बन जाता है कि उस वक्त को आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें। वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो सबसे सौभाग्यशाली राशि जो है, यदि आपकी दशा अंतरदशा सही प्लेनेट की चल रही है, तो निश्चित तौर पर कर्क राशि के समान कोई दूसरी राशि नहीं है। अगस्त माह 2026 में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। बहुत सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इन राशि परिवर्तनों का हमारी कर्क राशि और लग्न के जातकों पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। मेरे पीछे जो 4 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये बताता है कि या तो आपकी राशि कर्क है या फिर आपकी लग्न कर्क है। देखिए, आपको इस समय अब जो आवश्यकता है, माना कि आपने पिछला समय कठिनाइयों भरा निकाला, लेकिन अब जो आपको आवश्यकता है वो उठने और लड़कर जीतने की है। किसके लिए? उनके लिए जो कि अभी तक आपकी हार का इंतजार कर रहे थे। सबसे पहला परिवर्तन 1 अगस्त 2026 को होगा, जबकि शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान समय में शुक्र का जो गोचर हो रहा है आपकी पत्रिका के सेकंड हाउस में हो रहा है। 1 अगस्त 2026 को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपकी पत्रिका के तीसरे भाव में गोचर करेंगे, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस यदि देखा जाए तो शुक्र की दृष्टि से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि शुक्र बड़ा सौम्य सा ग्रह है, लग्जरी, भोग विलास, ऐश्वर्य का प्लेनेट माना जाता है। और थर्ड हाउस जो है ये थोड़ा संघर्षों को दिखाने वाला भाव है। अब शुक्र जैसे प्लेनेट से ये उम्मीद कर पाना कि वो संघर्षों में अपनी रुचि दिखाएंगे, थोड़ा सा उचित नहीं प्रतीत होता। और ये जो आपका थर्ड हाउस है, यहां पर बुध की कन्या राशि आती है, जहां पर कि बुध नीचत्व को प्राप्त होते हैं। लेकिन इसमें पॉजिटिव बात यह है कि जो भी कोई प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठता है वो अपनी संपूर्ण दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखता है, जहां पर कि आप शुक्र के मित्र शनि महाराज आपकी पत्रिका के नवम भाव में गोचरस्थ हैं। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा दोस्तों, आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। और ये जो 9th हाउस है ना, ये शुक्र की उच्च की राशि है। शुक्र यहां पर नीच होने के बावजूद भी नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। भाग्य की तरफ से आपको बहुत सारे काम बनते हुए दिखाई देंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें हम बहुत सारा एफर्ट डालते हैं और उसके रिजल्ट के तौर पर हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब प्लैनेट सहयोग पे आ जाए, जब दशा अंतरदशा आपके सहयोग पे आ जाए, तो थोड़ा सा एफर्ट डालने के बावजूद भी रिजल्ट जो है, जो आपको रिटर्न मिलता है, वो बहुत शानदार मिलता है। तो शुक्र के नीचस्थ होने के बावजूद भी नीच भंग राजयोग की वजह से आपको भाग्य के सहयोग में अतुलनीय वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। भाग्य के चलते आपके बहुत सारे काम बनने वाले हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा वो 3 अगस्त को मंगल महाराज, जो कि आपकी पत्रिका में पंचमेश होते हैं और साथ ही साथ दशमेश होते हैं, ये 12th हाउस में गोचर करेंगे। ये 12th हाउस है आपका, ये तो आप जानते ही हैं। ये 12th हाउस में 2 चीजें देखने के लिए मिलेंगी आपको। वो जातक जो कि विदेशों से जुड़े हुए कार्य व्यवसाय करते हैं, विदेशों में आना जाना लगा रहता है, विदेश जाने के लिए प्रयासरत है, या फिर जिनकी सोर्स ऑफ इनकम फॉरेन से रिलेटेड है। क्योंकि मंगल आपके दशमेश हैं, याद रखिएगा, और दशम भाव का स्वामी जब 12th हाउस में जाकर बैठ रहा है, तो यदि आपका इन सारी चीजों में विदेशों से संलग्न व्यापार व्यवसाय है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम विदेशों से आती है, तो ये एक बेहतरीन वक्त साबित हो सकता है आपको इनकम में ग्रोथ देने का। यहां पर थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम, चूंकि मंगल आपके पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं, ठीक है। यदि आप अपनी एजुकेशन के लिए या फिर अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, पीआर वीजा वगैरह में, तो यहां पर आपको थोड़ा सा
तेजी करनी चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ 45 दिन तक रहेंगे। ठीक है, इन 45 दिनों का जितना सदुपयोग आप कर लें विदेश जाने के लिए, उतना आपके लिए लाभकारी है। जो प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि ये जो पंचम भाव है ये आपके लोअर एब्डोमेन को दिखाता है, पेट को दिखाता है ना, स्टमक। वैसे भी रेनी सीजन है, थोड़ा सा इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो अपना डाइट चार्ट फॉलो कीजिए, बाजार का तला भुला खाने से बचिए। ठीक है, और जो है आप इन समस्याओं से, जो आपको पेट रिलेटेड प्रॉब्लम है, वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज यदि आप नहीं करते हैं तो फिर थोड़ा बहुत मेडिकल एक्सपेंसेस यहां आपको देखने के लिए मिल सकता है। बुद्ध महाराज जो हैं ये आपकी पत्रिका में 12वें भाव के स्वामी होते हैं। 5 अगस्त को ये बुद्ध मार्गी होकर आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और सूर्य के साथ में युति करके बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। सूर्य महाराज जो है ये यहाँ पर 16 अगस्त तक बैठे हुए हैं। 16 अगस्त को ट्रांजिट करके आपके सेकंड हाउस में अपनी ही राशि में आएंगे। जब तक सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी कमी है। कमी कैसी है कि गुरुदेव बृहस्पति, जो कि आप बड़ी बेसब्री से गुरु के ट्रांजिट का इंतजार कर रहे थे, 15 अगस्त तक चूंकि गुरु सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं, इसलिए अस्त कंडीशन में है। गुरु के जिन शुभ परिणामों की आप उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, वो 1 महीने तक थोड़ी आपको कम देखने के लिए, मतलब 15 अगस्त तक आपको कम देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि जो भी कोई प्लैनेट अस्त का होता है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो आपके चार्ट में, वो आपको उतने समय तक के लिए परिणाम नहीं दे पाता, अच्छे या बुरे दोनों ही तरीके के, जब तक कि वो अस्त पोजीशन में बैठा हुआ है। तो 15 अगस्त तक गुरु बृहस्पति अस्त पोजीशन में रहेंगे, और यहां पर आप गुरु बृहस्पति से ज्यादा उम्मीद ना लगाएं तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, सूर्य महाराज जो है 16 अगस्त को आपके सेकंड हाउस में अपनी ही राशि में आ जाएंगे। जब सूर्य अपनी ही राशि में आएंगे, धन भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करेगा, निश्चित तौर पर धनागमन होने की पूरी संभावनाएं यहां पर बनती हुई दिखाई देती हैं। सेकंड हाउस न सिर्फ आपकी वाणी का होता है, बल्कि आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का भी होता है। लेकिन सूर्य कहीं ना कहीं उग्रता का कारक भी है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक बनाता है आपको। ठीक है, जब सूर्य सेकंड हाउस में 16 अगस्त को आएंगे, तो 16 सितंबर तक ये आपके सेकंड हाउस में ही गोचर करेंगे। यहां पर जो कांटेक्ट बनेगा आपका 8th हाउस में बैठे हुए राहु देव के साथ में। अच्छा, अगस्त में ही सूर्य ग्रहण भी लगना है। ये ग्रहण भारत में दृष्ट नहीं है, इसलिए इसका सूतक नहीं लगेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन तो बनेगा, है ना। और जब कॉम्बिनेशन बनेगा, उन परिस्थितियों में आपको अपने पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा ईगोइस्टिक होने के चलते आप अपने थोड़ी वाणी पर यदि नियंत्रण रखेंगे तो कहीं थोड़ा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज क्या है ना कि ईगोइस्टिक होने की वजह से आप अपने परिवार को, आप चाहेंगे कि आपके परिवार पर आपका प्रभुत्व हो, हर कोई आपकी बात माने, है ना। और यदि ऐसा नहीं होगा तो कहीं आपको थोड़ा सा ईगो में ठेस पहुंचेगी, और जब ईगो में ठेस पहुंचेगी तो आप थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुल मिला के यदि देखा जाए, यदि आप अपने ईगो को कंट्रोल में रखते हैं, तो फाइनेंशियल दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। खासकर उन जातकों के लिए जो कि अष्टम भाव से जुड़े हुए काम करते हैं, जैसे उत्खनन का हो गया, टैक्स कंसल्टेंट हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए। ठीक है, पेट्रोलियम, भूमि से उत्खनन में होने वाले जो पदार्थ हमें जो मिलते हैं, उन पदार्थों से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज से आप जुड़े हुए हैं, अकल्ट साइंसेज से आप जुड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों से आपको धनार्जन की स्थितियां सुदृढ़ होती हैं। यदि आप स्कॉलर हैं, यदि आप किसी फील्ड में रिसर्च में काम कर रहे हैं और आपने अपनी वो स्कॉलरशिप की जो फाइल है वो सबमिट कर दी है, तो यहां पर आपका सक्सेस का रेशियो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता है, और हो सकता है कि आपको उसमें सफलता भी मिल जाए। दशा अंतरदशा आपके फेवर की होनी चाहिए। मैं हर बार एक बात को कहता हूं कि ये ट्रांजिट जो घूम रहा है, ये ट्रांजिट यदि आपकी दशा अंतरदशा आपके फेवर की चल रही है तो आपको अत्यंत लार्ज स्केल पर लाभान्वित कर सकता है। लेकिन यदि फेवरेबल नहीं है
तो कोई भी प्लैनेट कितना भी अच्छा घूम जाए 20% से ज्यादा रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा। शनि महाराज जो है आपके 12th हाउस सॉरी 9th हाउस में जाकर बैठे हुए हैं। 27 जुलाई 2026 को शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, रेवती नक्षत्र में जाकर वक्री हो रहे हैं। रेवती बुध के अंतर्गत आने वाला नक्षत्र है। बुध आपके 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, साथ ही साथ आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। विदेशों का जो आपका ट्रांजिट है, यदि आप प्रयासरत हैं इस शनि के वक्रत्व काल में, मंगल के गोचर के दौरान यदि आप अपने प्रयासों में तीव्रता लाते हैं तो निसंदेह तौर पर आपको लाभ मिल सकता है, यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं तो। अच्छा, जब मंगल महाराज आपके 12th हाउस में आएंगे और शुक्रदेव आपके 3rd हाउस में आएंगे, ये मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनता है। ये मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन ये थोड़ा सा अनैतिक संबंधों को दिखाता है, जिसे कि समाज की दृष्टि में अनैतिक कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मंगल महाराज आपको 12th हाउस में गोचर के दौरान गोचर मांगलिक बना रहे हैं। मांगलिक व्यक्ति दो तरीकों से होता है, एक तो उसके नीटल चार्ट में बैठे हुए मंगल की वजह से होता है, दूसरे हर साल जब भी आपका मंगल आपको गोचर में मांगलिक बनाता है तब आप मांगलिक बनते हैं। मंगल की जो छठवीं जो सप्तम दृष्टि है वो आपके 6वें घर पर पड़ रही है। अष्टम दृष्टि जो है ये आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। यदि आप इन रिलेशन में कंट्रोल बना ले गए, है ना, तो फिर आपको 7th हाउस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज यहां पर ये जो सप्तम भाव है ये न सिर्फ आपके दाम्पत्य जीवन को दिखाता है बल्कि आपके बिजनेस पार्टनर्स को भी दिखाता है। थोड़ी सी उग्रता में, थोड़ा आत्मविश्वास में, थोड़ा आक्रामकता में यदि आप नियंत्रण रखेंगे, इस कॉम्बिनेशन को यदि मैनेज करके चलेंगे तो 7th हाउस आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। अदरवाइज ये 12th और 3rd हाउस की प्रॉब्लम के चलते हुए 7th हाउस मतलब दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कुछ समस्या आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो यहां पर ये सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाकी यदि देखा जाए तो ओवरऑल तरीके से ये माह अगस्त का 2026 कर्क राशि वालों के लिए अत्यंत लाभप्रद होने वाला है। जो सावधानियां मैंने बताई हैं यदि आप उसका ध्यान रखते हैं। अच्छा, अगस्त माह में सावन का महीना शुरू होने वाला है। आप अपनी समस्याओं से उलझ रहे हैं, है ना। समस्याएं, मान लीजिए कि आपकी दशा अंतरदशा आपकी फेवरेबल प्लेनेट की नहीं चल रही है और आप समस्याओं में उलझे हुए हैं। एक बहुत आसान सा उपाय आपको बताता हूं। इसको संस्कृत में मुष्टिका, जब हम मुट्ठी मान लेते हैं ना तो इसको मुष्टिका कहा जाता है। इसको शिव मुष्टिका कहते हैं ना। आपके स्नान के पश्चात में आप ये इमेजिन करें कि आपके जो भी कुछ रोग, दोष, शोक, ताप, जो भी दुख हैं आपके, वो दोनों इन दोनों हाथों की मुट्ठियों में बंद है। नहाने के उपरांत, स्नान करने के उपरांत आप ऐसे ही हाथ बंद करे हुए शिव जी के सामने जाएं और उन पर ऐसे अर्पित कर दें, मन में ये सोचते हुए कि प्रभु, ये मैं अपने सारे जो भी मेरे दुख दर्द हैं ये मैं आपके सामने अर्पित कर रहा हूं, इनसे मेरा कष्टों से निवारण करें। इसके पश्चात आप शिव जी का जलाभिषेक कर दें। ये जलाभिषेक आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप एक गिलास से करते हैं, एक लोटे से करते हैं या फिर एक बाल्टी से करते हैं। करके देखिए, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है ना। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि यदि इस पूरे सावन माह में आप ये कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं लाभ आपको जरूर मिलेगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब के लिए जय श्री राम।